1 बजे रात को सोते हुए मैंने महसूस किया कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। उस समय में हल्की नींद में था। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी हरकतों से मेरी नींद टूट गई। तब मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ कुछ अजीब और गलत करने की कोशिश कर रही है। यह देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ यह क्या कर रही है? तुझे कोई शर्म नहीं है? मैं तेरा छोटा भाई हूँ। उसके बाद भी मैंने देखा कि वह किसी अजीब तरह की खुशी पाने की लालसा में और भी ज्यादा पागलपन करने लगी। उसकी इन हरकतों को देखकर मैं सन्न रह गया। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब तरह की ख्वाहिश देखी। मेरे बार बार मना करने के बाद भी वह मेरी बातें नहीं सुन रही थी। वह मेरी बड़ी बहन होकर भी किसी खास आनंद की खोज में और ज्यादा बेकाबू हो गई। दोस्तों, जो उसने मेरे साथ किया उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह कहा बहुत ही दिलचस्प है। इसे पूरा सुनने के लिए मैं आप सभी से विशेष अनुरोध करता हूँ। साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी में मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 28 साल है। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। मेरा घर इंदिरा नगर लखनऊ में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी माँ, मेरे पापा और मेरी बहन रूपाली हैं, जिसकी उम्र अभी 18 साल है और वह इस साल बीए की परीक्षा देगी। पापा हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं और माँ हाउसवाइफ है। अब असली बात पर आते हैं। सामने दशहरा की छुट्टियां थी, इसलिए मैंने घर जाने की तैयारी किया। सबके लिए शॉपिंग किया, खासकर अपनी प्यारी बड़ी बहन रूपाली के लिए 3-4 पीस, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लहंगा खरीदा। माँ के लिए साड़ियाँ और बेटे के लिए अच्छे अच्छे पैंट और शर्ट। शॉपिंग के बाद ट्रेन की टिकट पहले से बुक थी, इसलिए दशहरा स्टार्ट होने से 2 दिन पहले घर के लिए निकल गया। 1 साल बाद मैं घर जा रहा था, क्योंकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद घर जाना नहीं हुआ था, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा। खासकर अपनी प्यारी दीदी के लिए लगभग 40 घंटे के सफर के बाद आखिरकार मैं घर पहुंच गया, क्योंकि हमारे गांव तक पहुंचने में मुझे देर हो गई। गांव में हमारा घर काफी अंदर था, इसलिए रात के करीब 10 बज गए। घर पहुंचा तो देखा सब सो चुके थे। तब मैंने माँ को उठाया, फिर उनसे थोड़ी बातचीत करके खाना खाकर सो गया। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए रूपाली को नहीं जगाया। सुबह जब 6 बजे मेरी दीदी रूपाली ने मुझे जगाना शुरू किया, तब कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए वह पास आकर मुझे जगाने लगी और गिफ्ट के बारे में पूछने लगी। मैं नींद भरी आंखों से कह रहा था, अभी तू जा, अभी मुझे सोने दे, लेकिन उसे अभी चाहिए था, इसलिए उसने मेरे ऊपर की चादर खींच ली। मैं हड़बड़ाकर उठा और देखा कि मेरी हालत खराब थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और दूसरी तरफ वह मुझे इस हालत में देखकर हंस रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखा, मानो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। इन 1 साल में वह इतनी बड़ी हो गई थी कि बिल्कुल अनजान लग रही थी। उसका रूप और सौंदर्य जैसे छलक रहा था। इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्यारी दीदी को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई अनजान परी मेरे घर आई हो। तभी उसकी आवाज से मेरा ध्यान टूटा। रूपाली ने कहा, भैया क्या देख रहे हो इस तरह से, जैसे मुझे कभी देखा ही नहीं? मैं आपकी बड़ी बहन। मैंने कहा, हाँ सच में तू तो बहुत बड़ी हो गई है, तुझे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। तब रूपाली बोली, भाई मुझे बाद में दिल भर कर देख लेना, पहले मेरे लिए क्या लाए हो वह निकालो। मैंने कहा, ओह दे रहा हूँ, और अलमारी से उसके कपड़े और कुछ मिठाइयाँ निकालकर उसे दिया। वह बहुत खुश हो गई और उसी खुशी में मुझे एक अजीब तरीके से पकड़ लिया। उसके इस अजीब तरीके से पकड़ने पर मेरी हालत खराब होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में गया और फ्रेश हो गया। बाथरूम से निकलकर मैंने सुबह का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। तभी रूपाली आई और बोली, भाई दशहरा पर मुझे घुमाने ले चलोगे ना? मैंने कहा, ठीक है चलेंगे। फिर दशहरा के शुरुआत दिन में हम भाई बहन मिलकर बहुत सारी मस्ती की। दशहरा के 9वें दिन को हम घूमने निकले। रूपाली ने कहा, कई दिनों से जनेश्वर पार्क नहीं गए हैं, चलो हम जनेश्वर पार्क चलते हैं। मैंने कहा, जनेश्वर पार्क तो
बहुत दूर है, एक दिन में वापस आना मुश्किल होगा। तभी रूपाली बोली, मुझे नहीं पता, मुझे जाना है तो जाना है। अगर जरूरत पड़े तो हम होटल में एक रात रुक सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हम तो अपने भाई बहन हैं, प्लीज भाई मना मत करो। मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे जाना है तो चल। मेरी दीदी रूपाली बहुत चालाक है, उसने चालाकी से मम्मी को मना लिया। फिर अगले दिन हम दोनों भाई बहन जनेश्वर पार्क के लिए निकल पड़े। सफर करते करते दोपहर हो गई। वहां पहुंचकर हमें पहले रहने की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि वहां से दिन में वापस आना मुमकिन नहीं था। हम दोनों ने मिलकर होटल ढूंढना शुरू किया। आखिरकार हमें एक कमरा मिला, वह भी सिंगल। दशहरा की छुट्टियों में हर जगह भीड़ थी, इसलिए सिंगल रूम ही लेना पड़ा। फिर हमने अपना बैग रखा और कुछ देर आराम करने के बाद घूमने निकल पड़े। रूपाली ने ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जिसे देखकर सभी उसकी ओर देखते रह गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा वह मजनू कैसी चीज लेकर घूम रहा है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनके पास जाने लगा, लेकिन रूपाली ने मुझे रोक दिया। फिर हमने बहुत मजे किए और सारा दिन घूमने के बाद शाम को होटल लौट आए। फिर हमने कमरे में जाकर फ्रेश होकर दोबारा टहलने के लिए निकलने का फैसला किया। हमारे साथ पास के कमरे में नवविवाहित पति पत्नी भी थे, जिन्होंने हमें टहलने के लिए बुलाया। रूपाली ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम भी बाहर जा रहे हैं, चलिए साथ में चलते हैं। यहाँ ज्यादा लोगों के बीच अकेले घूमना ठीक नहीं लगता। हम मान गए और फिर उनसे बातचीत करते हुए हमारा परिचय हुआ। लड़के का नाम समीर था और लड़की का नाम शालिनी था। तभी अचानक शालिनी बोल पड़ी, आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। मैं तो हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या कहूँ। तभी रूपाली ने कहा, आप दोनों का भी बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने हो गए आपकी शादी को? तब समीर ने कहा, अभी 5 महीने हुए हैं। फिर समीर ने पूछा, आपकी शादी को कितने दिन हुए? मैं कुछ कहने ही जा रहा था, तभी मेरी बेटी रूपाली बोल पड़ी, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। मैं तो जैसे आसमान से गिर पड़ा कि मेरी दीदी यह क्या कह रही है। तब समीर ने कहा, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही समय पर हनीमून के लिए आए हैं। उसके बाद शालिनी ने पूछा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? रूपाली ने कहा, लव मैरिज। इधर मुझे गुस्से से पसीना आ रहा था, यह रूपाली सच बोल रही है या शालिनी के साथ मजाक कर रही है। चलते चलते रात के 11 बज गए और हम सब फिर से होटल लौट आए। खाना पीना करने के बाद हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में जा रहे थे। यह रात, और हाँ, आप लोग भी मजा करो, हम तो आज पूरी रात मजे में रहेंगे। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में पहुंचते ही रूपाली दीदी से बोलने लगा, यह सब क्या हो रहा है? हम भाई बहन हैं, तू सब कुछ भूल गई है क्या? रूपाली बोली, भैया क्या करूं? उन्होंने इस तरह से बात शुरू किया कि मुझे समझ में ही नहीं आया क्या जवाब दूं। सोचा 2-4 बातें करके अलग हो जाऊंगी, पर अब तो इतनी बड़ी बात हो गई कि कहने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या किया जाए? यहाँ तो हम एक दिन के लिए ही हैं, तो हम पति पत्नी बनकर ही रह लेते हैं। मैंने कहा, मतलब तू क्या कह रही है? तब रूपाली दीदी बोली, अरे भैया, मैं सच में तो आपको अपना पति नहीं बना रही हूँ ना, बस एक्टिंग करने के लिए कह रही हूँ। उनके सामने मैंने कहा, ओ तो आखिर में अपनी सगी दीदी का पति बनना पड़ेगा, ठीक है, आज से तू मेरी पत्नी। रूपाली ने कहा, क्या भैया तुम क्या कह रहे हो? मैं एक्टिंग की बात कर रही हूँ, असल में थोड़ी ना कह रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा, कल एक्टिंग करेंगे। फिर हम दोनों सो गए। जब रात गुजरी तो रात में गहरी नींद में मुझे महसूस हुआ कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ कुछ अजीब हरकतें कर रही हैं। मैं हल्की नींद में था, सोच रहा था शायद सपना देख रहा हूँ। कुछ देर बाद उसकी उन हरकतों की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ कुछ गलत कर रही है। मैं तो यह देखकर हैरान रह गया। फिर मैंने उससे कहा, तू मेरे साथ यह सब क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती? मैं तेरा सगा छोटा भाई हूँ। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि वह किसी अजीब से मकसद के साथ यह सब करने की कोशिश कर रही है। होटल के अंदर अपनी बड़ी बहन का ऐसा व्यवहार देखकर मैं सच में हैरान रह गया। उसकी आंखों और
चेहरे पर जैसे एक पागलपन सवार था। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वह मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। मेरी सगी दीदी होने के बावजूद वह एक अजीब से सुख की उम्मीद में मुझे इतनी जोर से धक्का देकर गिरा दिया कि वह एकदम पागल हो गई। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी दीदी के पास इतने अजीब तरीके हो सकते हैं। उसने सिर्फ 10 मिनट के भीतर मेरी नींद और थकान को कुछ इस तरह खत्म कर दिया कि मुझे लगा कि मैं अब और कुछ सहन नहीं कर सकता। उसकी अविश्वसनीय चालों ने मुझे लगभग पागल बना दिया। आखिरकार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस स्थिति का सामना कर ही नहीं पा रहा हूँ। तब मेरे मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, लेकिन वह कि मेरी अपनी दीदी थी। यह बात मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसे समय में इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। मेरा भी वही हाल हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास बर्फ हो और उसकी ठंड से मेरा पूरा शरीर टूट रहा हो। मेरा शरीर बार बार कांपने लगा और मैं भी अनजाने में उस सुख की तलाश में अपनी दीदी के साथ ताल मिलाने लगा। उसे तो जैसे लगा कि उसके हाथों में स्वर्ग आ गया हो। तब मुझे लगा कि जो होगा होगा, अब इस मुश्किल समय का सामना करना ही पड़ेगा। मुझे अपनी दीदी के आगे हार माननी नहीं थी। फिर मैंने भी पूरी ताकत लगा दिया। हालांकि मेरी दीदी मुझसे करीब 8 साल बड़ी थी, लेकिन जो मैंने देखा उससे मैं दंग रह गया। लगभग 3 से 4 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करने के बावजूद वह जरा भी थकी नहीं। करीब 5 घंटे बाद ऐसा लगा जैसे किसी सपनों की दुनिया से लौटकर फिर से धरती पर आ गए हो। तब तक रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए हम सो गए। रात के उस अजीब हादसे के बाद मैं सुबह जागा तो मेरे मन में घबराहट थी। मैंने सोचा कि क्या सच में कल रात जो हुआ वह एक सपना था, लेकिन मेरे आसपास का माहौल और रूपाली का व्यवहार मुझे और उलझन में डाल रहा था। वह बिना किसी परवाह के सामान्य बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, भैया आज फिर वही सब ड्रामा करना पड़ेगा ताकि हम लोगों पर शक ना हो। मैं कुछ कहने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी और समीर हमें नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। मैंने रूपाली की ओर देखा तो वह फिर उसी नाटक के मूड में थी, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। हमें उनके सामने दिखाना था कि हम एक नवविवाहित जोड़ा है। मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह सब सही था? क्या यह सिर्फ एक खेल था या कुछ ज्यादा गहराई में जा चुका था? उसके बाद दिन भर होटल में उनके साथ बिताया, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस रात पर जा रहा था। अंदर से मैं अपने आप से लड़ रहा था, परंतु रूपाली एकदम सामान्य थी। मुझे लगने लगा था कि हमें यह नाटक खत्म करना होगा, वरना चीजें और भी उलझ जाएंगी। शाम को मैं रूपाली के पास गया और उसे गंभीरता से कहा, अब बस बहुत हो गया। यह सब जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा होगा। हमें इस फर्जी रिश्ते को और आगे नहीं खींचना चाहिए। तब रूपाली दीदी थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने कहा, भैया मुझे पता है कि मैंने जो किया है वह गलत था। उस वक्त मैं नहीं समझ पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब हमें इसे खत्म करना चाहिए। तब मैंने राहत की सांस लिया और हामी भरी। उस रात हमने फैसला किया कि अगली सुबह हम शालिनी और समीर से सच बता देंगे, भले ही वे कुछ भी सोचे। अब और झूठ नहीं चल सकता था। अगले दिन नाश्ते के समय हमने सबके सामने सच्चाई बताई। वे हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे बात को समझ गए। समीर ने हल्के में कहा, यार हमें लगा तुम लोग सीरियस हो, पर यह तो मजाक निकला। तब रूपाली ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा है कि समय रहते सच बता दिया, नहीं तो बाद में और बड़ा मसला बन सकता था। फिर हमने सभी से माफी मांगी और बाकी के दिन साधारण तरीके से बिताए। वापस लौटते वक्त रूपाली और मैं हम दोनों समझ गए थे कि इस घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया था। हम दोनों ने फैसला किया कि अब कभी भी ऐसी हरकतों में नहीं पड़ेंगे। जैसे ही हम घर लौटे मैंने एक नई शुरुआत की कोशिश की। हमें रिश्तों की मर्यादा का एहसास हो चुका था और यह घटना हमें हमेशा याद रहेगी, एक सबक की तरह। तो दोस्तों, यह कहानी मेरी जिंदगी की एक अनपेक्षित घटना है। शायद आप इसे सच मानने में हिचकचाए, लेकिन यह एक हकीकत है। इस दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं, पर वे सच्चाई होती हैं।
मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब कोई लड़का या लड़की बड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वे भाई बहन हो या कोई और रिश्ता। कुछ सीमाएं बनाए रखना जरूरी है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखने से गलत इच्छाएं और भावनाएं कम होती हैं। अगर हम सभी अपने रिश्तों में सही सीमाओं का पालन करें। सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों की सोच गलत होती है उन्हें अपने चरित्र और सोच को सुधारने की जरूरत है। अंत में मैं यही कहूंगा कि रिश्तों की इज्जत करना और अपनी मर्यादा बनाए रखना हर किसी के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर। धन्यवाद।